स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 10, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि गति और दूरी क्या होती है और फिर उनका मापन क्या होता है। तो गति क्या होता है? समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन, तो क्या कहलाता है? गति कहलाती है। और दूरी दो स्थानों के बीच की जो लंबाई है उसको क्या कहा जाता है? दूरी। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? मापन करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको एक पोयम से समझते हैं। दो बच्चे हैं, पहेली तथा बूझो, कि कक्षा के सभी बच्चों के बीच में ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्यतः चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन में अपने चाचा जी के नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें से उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे। प्रयोग भी किए गए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। तो जो हमारे छोटे जो पहिए वाले वाहन थे उनको किसके द्वारा? अंतरिक्ष यान द्वारा कार्य किया गया था। इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा अब वह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे यात्रा करते थे। तो अब यहाँ पर वो पहेली, और पहले तो उन्होंने क्या किया, जब वो जिस साधन से वो गए थे तो उसके बारे में बात की। फिर पहेली को अचानक ख्याल आया कि पहले के जो प्राचीन समय में लोग कैसे एक दूसरे स्थान पर आना जाना किया करते थे। तो अब हम यहाँ पर यातायात की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान या तो पीठ पर अथवा पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। प्राचीन काल में जल के मार्ग रहते थे, वहाँ से आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ये नावें जल में रहने वाले इसके पश्चात स्वचालित जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थी। जो हमने 8 और 9 में चैप्टर में जो मछलियों की धारा रेखी आकृति से संबंधित चर्चा को याद करा था, हमने देखा था कि मछली किस धारा में बहती है, ठीक नाव भी उसी प्रकार वैसे ही धारा में बहती है। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे बैलगाड़ी में क्या है? बैलों का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब जो हमारे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर थे। वाष्प इंजन के अस्वीकार से एक नए शक्ति स्रोत का समावेश हुआ। वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियों तथा माल गाड़ियों के डिब्बे के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। फिर हमने देखा कि 19वीं शताब्दी में कुछ परिवर्तन आए और हमें कि जैसे मालगाड़ी मिली, स्वचालित सवारियां मिली, हमें यहाँ पर रेल के लिए पटरियों का निर्माण किया गया। यहाँ पर हमें कुछ परिवहन के साधन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारी साइकिल है, यहाँ पर ये हमारा एरोप्लेन है, ये जहाज़ है, ये हमारी यहाँ पर बैलगाड़ी है, बस है, ट्रेन है। ऐसे हमें कई सारे परिवहन के साधन प्राप्त हुए। इसके पश्चात स्वचालित वाहन आए। जल परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी रेल, पराधोनिक, सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से जो अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल उपयोग नहीं लाया जाता है? अब हम देखेंगे आपने कितनी दूरी तय की है, यहाँ डेस्क कितना चौड़ा है। लोग यहाँ कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूर चले हैं?
आप यहाँ कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुँचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जान सकते हैं? इसका मतलब ये हैगा कि अगर हमें कहीं जाना है, किसी स्थान पर जाना है, जैसे हमारे घर से हमें पार्क तक जाना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी दूरी कितनी है? हम उस दूरी को कैसे उसका मेजरमेंट ले सकते हैं, हम यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। कोई स्थान कितना दूर है या प्रयास जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएं। अगर हमें किसी स्थान की दूरी पता चल जाएगी तो हम यह पता लगा सकते हैं कि हम वहाँ कैसे जाएंगे, जैसे कि हम पैदल चलकर जाएंगे, बस से जाएंगे, रेलगाड़ी से जाएंगे, पानी के जहाज से जाएंगे, वायुयान से अथवा अंतरिक्ष यान लेना होगा। हमें यहाँ पर कौन से परिवहन का उपयोग करना पड़ेगा, ये हमें दूरी पता होगी, तभी हम ये तय कर पाएंगे। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसी कई सारी वस्तुएं होती है जिनकी हमें लंबाई और चौड़ाई पता करनी होती है। पहेली तथा बूझों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहेली तथा बूझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनसे इसे बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। उनकी रोज़ इसी बात पर लड़ाई होती है कि जो उसका दूसरा साथी है वो उस डेस्क का जो है ज़्यादा हिस्सा उपयोग में ला रहा है। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने जो टीचर थे उन्होंने सुझाव दिया कि उनको क्या करना चाहिए, डेस्क की लंबाई को मापना चाहिए। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया तथा डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची। उन दोनों ने क्या किया, जो डेस्क थी उसमें बीच में एक लाइन खींची और उसको दो बराबर भागों में बांट दिया। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन है। तो बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। जो बूझो नाम का लड़का है वो क्या करता है, एक गिल्ली और एक डंडा अपने साथ हमेशा रखता है। अब वो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया था, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया है, अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए कि वह गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते दिखाई देते हैं। अब उनके पास में क्या हो गया है कि नया सेट आया है गिल्ली डंडे का, तो अब क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा ही सही। हेलो, जब तक डेस्क की लंबाई यहाँ पर मापते हैं नए सेट से मापी गई, तब डेस्क की लंबाई ऐसे प्रतीत हुई जैसे यह लगभग दो डंडों और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। पहले क्या था, दो डंडे और दो गिल्ली थी, लेकिन अब क्या है, दो डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है, यहाँ तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। मतलब उन्होंने क्या किया है, जब लंबाई ली तो अब नए वाले जो गिल्ली डंडे उनकी लंबाई ली तो क्या हुआ, दो डंडे और एक गिल्ली और थोड़ा सा कुछ भाग बच गया है, जो कि एक जो है गिल्ली के बराबर नहीं है। अब पहेली और बूझो का यह सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप ले। क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसे ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। वह एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी लें और उस पर चिन्ह लगाएं। यह डोरी एक लंबाई होगी। वे डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। वे डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं। वे डोरी को मोड़ सकते हैं, डोरी की लंबाई का आधा एक चौड़ाई तथा आठवां भाग कर सकते हैं। अतः संभवतः पहेली तथा बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। आप यहाँ भी कह सकते हैं कि इन्हें अपनी ज्यामिति बॉक्स जो रहता है हमारा कंपास बॉक्स के मापने को उपयोग करके अपनी समस्या का हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। बूझो ने यहाँ पढ़ा है कि जब ऐसे मानक में पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे, तथा वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियों मापने का प्रयास कर चुका है। ये यहाँ पर देखो, आपको डोरी की लंबाई से डेस्क की लंबाई का मापन, वो डोरी से डेस्क की लंबाई को मापने का प्रयास कर रहा है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब
हम लंबाई अथवा दूरियों को मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ाई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने के लिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखी लंबाई के बराबर है। यह झाड़ू कितनी लंबी है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी चंद्रमा से कितनी दूर है। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। दो स्थान दो मेज के किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। आइए अब कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियों अथवा लंबाई मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवश्यक होता है। अब हम यहाँ पर कुछ मापन के क्रियाकलाप देखेंगे। हमारा जो क्रियाकलाप है फर्स्ट, आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है अथवा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले ही की भांति आपके पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। हमने देखा था पहले उसने क्या किया था कि गिल्ली डंडे से उसकी डेस्क की लंबाई और चौड़ाई को मापने लगा था। ठीक उसी प्रकार अब वो क्या कर रहा है, जो अपनी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई को मापने के लिए किसका उपयोग कर रहा है, अपने पैरों का। और पैर में अगर थोड़ा सा कुछ भाग बच जाएगा तो किसका उपयोग करेगा, डोरी का। कक्षा की लंबाई और चौड़ाई का अब यहाँ पर क्या है, ये सारणी बनाई गई है। आप भी इसमें अपनी कक्षा की लंबाई चौड़ी का मापन कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप 2 है, समूह में कार्य कीजिए। आप में प्रत्येक अपने बालिष्ट को मानकर मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। मापन के लिए यहाँ भी आप यहाँ पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिष्ट के बराबर लंबी डोरी अथवा इस डोरी की लंबाई के अंश के भागों की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को क्या कहा जाता है, मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं मेज की चौड़ाई का मापना। मेज की चौड़ाई को कैसे नापते हैं, मेज की चौड़ाई किसने मापी और बलिष्ठों की संख्या है। उदाहरण के लिए जो हम क्रियाकलाप 1 में, यदि कक्षा में कमरे की लंबाई 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मापों का अध्ययन करेंगे। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई की ये सभी माप बराबर है? क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिश्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि आपकी बालिश्त लंबाई में आपके मित्रों की बालिश्तों से भिन्न होती है। सभी का जो हाथ है, हाथ और पैर की लंबाई ये सभी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाई में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपने बालिश्त या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे यह नहीं समझ पाते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिश्त अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान होते हैं। अब हमने देखा सबसे पहले हमें क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ का मेज़रमेंट लेते हैं तो हम सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी हमें संख्या पता होनी चाहिए और फिर उसका मात्रक पता होना चाहिए। संख्या क्या, अगर जैसे हमने पैर की जो पैर को एक मात्रक माना है तो वो कितने पैर है उसकी संख्या हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो इसी प्रकार अब हम यहाँ पर देखेंगे मापन के जो है मानक मात्रक क्या होते हैं। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने आवश्यक ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कहीं
से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे, मीन्स पैरों का जो उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग 1 गज कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुल तथा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों की बचत समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के आमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। जो सभी व्यक्ति हैं उनका कहीं ना कहीं जो शरीर के भाग होते हैं वो भिन्न होते हैं, तो इसलिए जो उनकी शरीर का जो माप होगा उसमें कहीं ना कहीं हमें भिन्नता मिलेगी मिलेगी। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। लंबाई का जो एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर पैमाने पर दिखाया गया है। इसमें आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना दिखाया गया। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। ये 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। लंबी दूरी के मापन के लिए मीटर के एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हमें एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाई को एसआई मात्रकों के द्वारा माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियों तथा लंबाई का मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। अब हम यहाँ देखेंगे लंबाई यथार्थ परिशुद्ध माप। जो हमें यहाँ पर लंबाई का जो यथार्थ परिशुद्ध माप क्या होता है? अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार के मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष की घेर अथवा सीने वृक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए आपको मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। छोटी लंबाई जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ले सकते हैं। जो हमारी स्केल होती है हम उसके 15 सेंटीमीटर को काम में ले सकते हैं किसी बॉक्स की लंबाई मापने के लिए। लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए और कुछ पैमाने के सिरे को टूटे हो सकते हैं। आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई शून्य जो अन्य पूर्णांक जैसे कि 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं, तब आपको दूसरे सिरे का पाठ्यांक इस पूर्णांक के पाठ्यांकों को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम लेते हैं एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक जो हमारा 14.3 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई है, तो हम यहाँ पर इनकी लंबाई को अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। अनुसार आपकी आँख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक समान होनी चाहिए। आँख की सही स्थिति ध्यान दीजिए, बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर स्थिति कौन सा ए तथा सी से पाठ्यांक भिन्न हो सकते हैं। हमारी जो आंखें होती है अगर वो अलग अलग डायरेक्शन से देखती है तो हमें क्या क्या दिखता है? अलग अलग उसके मापन दिखाई देता है। अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बालिश्तों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। इसके लिए आपको
अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर की ठीक ऊपर की दीवार पर एक चिन्ह अंकित कर दें। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बालिश्त और फीट मीटर से मापें। जैसे कि जो हमारा बालिश्त है, जो हमारा हाथ है, हम उसको उसके द्वारा हम यहाँ पर इसको नाप सकते हैं। सभी विद्यार्थी इस लंबाई का इसी प्रकार मापने के लिए कहें। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिए और हम यहाँ पर परिणाम के एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के बालिश्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मापे मानक द्वारा ली गई है। परिणाम एक दूसरे से बहुत ही समीप हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर किसी मानक पैमाने का उपयोग करते हैं तो हमारी जो लंबाई और जो चौड़ाई हम जो भी लेंगे यहाँ पर, तो वो कैसे हो सकते हैं, बहुत ही समान हो सकते हैं, परंतु यह एक दूसरे से ठीक ठीक बराबर है। यदि नहीं तो आपके विचार से यह अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी भिन्न भिन्न बालिश्तों का उपयोग तो कर नहीं रहे। यह अंतर प्रेक्षण लेने वाले छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। मापन को इन त्रुटियों को जानने के लिए व्यवहार में लाए जाने के लिए महत्वपूर्ण उच्च कक्षाओं में सीखने का अवसर होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास एक ही उपकरण है, जिसकी वजह से जैसे कि हम स्केल लेते हैं, और अगर हम स्केल की सहायता से अगर हम किसी डेस्क का या किसी बॉक्स का अगर हम मापन करते हैं तो वो कैसा समान ही आना चाहिए सभी स्टूडेंट के लिए। किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की जो लंबाई मापने के लिए हमें धागे का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वक्र रेखा जो हमें दिखाई दे रही है कि लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए, एक गांठ को ए पर रखिए। अब धागे को अपनी उंगली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखें। इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखें। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए, अपने दूसरे हाथ से धागे की ओर थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाएं। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए बिंदु बी तक पहुंचाइए। धागे को जो बिंदु बी पर है वह एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इसके धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इस प्रकार बने अंतिम चिन्ह के बीच की जो है लंबाई को मापिए। यह माप क्या होता है? वक्र रेखा की ए बी की लंबाई हो सकती है। यहाँ पर ये देखो, हम धागे की सहायता से वक्र रेखा की लंबाई को माप सकते हैं। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हम दूरियों तथा लंबाइयों को यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानी बरतनी पड़ती है। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। अब हम देखेंगे जो गति करती है उन वस्तुओं के बारे में। उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जहां अपने ही स्कूल में या कहीं आसपास हमने देखी होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं विराम और गतिशील वस्तुएं। घर कैसा होता है? विराम होता है। एक उड़ती चिड़िया गतिशील है। मेज एक विराम है। घड़ी की सुई कैसी है? गतिशील। और घड़ी भी क्या है? एक विराम अवस्था में रहती है। स्कूल का जो हमारा बस्ता ले सकते हैं हम। मच्छर, मेज, डेस्कों पे बैठे व्यक्ति हैं, इधर उधर जाते लोग। इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल मछली, घर की फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती है। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हैं कि कौन सी विराम अवस्था में और कौन सी गतिशील अवस्था में है। यह हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई वस्तु रहती है गति में है अथवा विराम अवस्था में, क्योंकि अगर वो गति करती होगी तो हमें उसकी गति का यहाँ पर हमें आभास हो सकता है। आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर रहती है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। अब हमने देखा कि हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हमने लिया है एक कुत्ते का एग्जाम्पल लेते हैं, हम उसे किसी समय पर एक स्थान पर देखते हैं, फिर हम पाते हैं वो थोड़ी देर बाद दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो वो कौन सी गतिशील अवस्था में रहता है। लेकिन अगर हम देखते हैं हमारे घर में कोई बेड है और वो बेड हम थोड़ी देर बाद भी देखते हैं तो वो हमें वहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो कौन सी अवस्था में होता है? विराम अवस्था में। फर्श पर कागज की एक बड़ी शीट को फैलाकर इस प्रकार कुछ चीनी रखिए। चींटियाँ इस चीनी को आकर्षित होगी और आप शीघ्र ही कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के
जब वह कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थितियों को निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे जैसे यह कागज पर रेंगती जाए आप इसकी स्थितियों पर चिन्ह लगाते जाएंगे। कुछ समय के पश्चात कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चींटी एवं चींटियों को हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी ने कहाँ कहाँ गति की ओर दर्शाया। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? क्रियाकलाप जो हमने 5 में देखा था, वस्तु के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुएं कुछ समूह में रखी थी। क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही है? नहीं। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयां कैसे गति करती? क्या यह गति रेलगाड़ी की गति जैसी है? हम कुछ प्रकार की गतियां देखते हैं जिनमें हमें विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने की सहायता मिलती है। अब हम देखेंगे गति के प्रकार। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिताओं में धावक भी सरल रेखा अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर को देखकर इस प्रकार की अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? अब हम यहाँ पर देखते हैं, इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखी गति करते हैं। जो कैसे गति करती है? सरल रेखा में गति करती होने हम क्या कहते हैं? सरल रेखी गति कहते हैं। एक पत्थर लीजिए, इससे धागा बांधिए तथा अपने हाथ से तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान देते हुए पत्थर के वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। हम कैसे देखते हैं कि वो कैसे गति कर रहा है? वृत्तीय आवर्ती में वो गति करता है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी कैसी रहती है? समान रहती है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? वर्तुल गति कहते हैं। जो कैसी होती है? वो गोल गोल या फिर कौन सी वृत्तीय पथ में घूमती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तुल गति कहते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं ये कौन सी गति दिखाई दे रही है? हमें वर्तुल गति दिखाई दे रही। और ये कौन सी? सरल रेखी गति होती है। जो सीधी रेखा में गति होती है वो कौन सी कहलाती है? सरल रेखी गति कहलाती है। इस गति में पत्थर आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहा जाता है? वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति के वर्तुल गति के उदाहरण है। जैसे कि हम बिजली के पंखुड़ी देखते हैं, वो भी कैसे होती है? वो भी गोल गोल घूमती है। कैसे घूमती है? वो वृत्तीय पथ में घूमती है। और जो हम देखते हैं जो हमारी घड़ी की सुइयां होती है वह भी कैसे घूमती है? वृत्तीय पथ में ही घूमती है। तो ये सब कौन सी होती है? वर्तुल गति कहलाती है। बिजली के पंखे की ओर ये हमने देखा था, बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करता है। ऐसा ही घड़ी की सुइयां भी करती है। यदि हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं आवर्ती गति। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में देखा था। आप डोरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर की डोरियों से लटकने दीजिए। दूसरे हाथ में पत्थर को एक तरफ खींचिए, फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। यह एक कौन सी है? लोलक है। यह लोलक मनोरंजन के साथ साथ आवर्ती गति को समझने में हमारी सहायता करेगा। किसी लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं को इधर उधर लहराना, झूला झूलने वाले बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोल अथवा तबलों के पृष्ठ की गति, ये सभी कौन सी गति कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। अब हम यहाँ पर आवर्ती गति की कुछ उदाहरण भी हम देख सकते हैं जिनमें वस्तुओं के एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते हैं। जैसे कि हम ढोल को देखते हैं, वो कैसे अगर वो बजाते हैं तो वो अपनी गति को दोहराते रहते हैं। जैसे कि हम किसी बेल को देखेंगे तो बेल भी अपनी गति को दोहराती रहती है। तो ये सब कौन सी गति कहलाती है? जो दोहराई जाती है समय अंतराल के साथ में, वो आवर्ती गति कहलाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमने क्रियाकलाप देखा था 5, एक भाग के रूप में सिलाई मशीन का परीक्षण किया था। अब हम ध्यान देंगे सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थी पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है।
इसमें एक सुई भी होती है जो आप तक पहिया घूर्णन करता है, तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। ऐसा क्यों होता है? वह सुई आवर्ती गति कर रही है। क्या करती है वो? जो हमारा पहिया है वो तो कौन सी गति करता है? वर्तुल गति कर रहा है मशीन का, लेकिन उसमें एक सुई लगी रहती है, वो कौन सी गति कर रही है? वो आवर्ती गति कर रही है, क्योंकि वो अपनी बार बार उस समय अंतराल के समय अपनी गति को दोहराती रहती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद को गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? यह गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती हुई घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखा की गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल खाती है? अब हम यहाँ पर बहुत सारे मापन का क्रियाकलाप देख सकते हैं। हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं कि हमने देखा समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। स्थितियों में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा कितनी तीव्र गति कर रहा है। फर्श पर घोंघ का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का चिकनी गोल गुटिकाओं के ऊपर अपने पथ के अनुदिश प्रवाहित होना, वायुयान का वायु की ऊंचाइयों पर उड़ना, जेट पथ पर चिन्ह बनाना, पृथ्वी के जो परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। हमने यहाँ पर अलग अलग गतियों के बारे में जाना, कौन सी गति आवर्ती होती है, कौन सी सरल रेखी गति होती है, कौन सी गति वर्तुल गति होती है। हमने यहाँ पर सारी गतियों के बारे में जाना है। हमने देखा था कि वर्तुल गति हम किसे कहते हैं? तो वर्तुल गति हमने देखा था, उसके एग्जाम्पल लिए थे हमने, जैसे कि हमारा पंखे का घूमना, सुई का घूमना घड़ी में, दूरी हमें किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जो लंबाई होती है हमें उसे क्या कहते हैं? दूरी। और हम ये क्या होता है? मापन। किसी लंबाई को मापने के लिए कोई मापन की हमें आवश्यकता होती है। गति क्या होती है? अभी हमने गति के बारे में जाना। गति वह होती है किसी समय अंतराल में निश्चित दूरी को तय करने के लिए हमें किसी गति की आवश्यकता होती है। आवर्ती गति हमने देखी थी कि आवर्ती गति किसे कहते हैं? हम आवर्ती गति किसे कहते हैं ये अभी हमने देखा था। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे समय अंतराल के बार बार अपनी गति को दोहराती रहती है वो कौन सी गति कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। सरल रेखी गति कौन सी होती है? जो सीधी रेखा में गति करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सरल रेखी गति। ऐसा ही मात्रक देखा था हमने। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हमारी किसी भी चीज़ की लंबाई को, जैसे कि हम मिलीमीटर ले सकते हैं, किलोमीटर ले सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या ऐसा ही मात्रक है। मापन के मात्रक हो सकते हैं, मापन के कई सारे मात्रक हैं, ये सारे मापन का हम उपयोग कर सकते हैं। एक दूसरे से स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। हमने ये सारांश में देखा। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम दूरी अथवा जो मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझने होती थी, अतः इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हम मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक का उपयोग करते हैं तथा समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। एसआई मात्रकों की लंबाई का मानक सरल मात्रक मीटर है। अब हम यहाँ देखेंगे सरल रेखा की अनुदिश गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखी गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है, उस वस्तु की नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती रहती है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो दो उदाहरण बताने। सबसे पहले हमें क्या देखना है? वायु, जल और थल में उपयोग किए जाने वाले दो दो के हमें यहाँ पर उदाहरण बताते। सबसे पहले हम वायु में देखेंगे तो वायु में क्या होता है? जैसे कि हमारा हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, ये कैसे वायु में उपयोग किए जाने वाले परिवहन है। सेकेंड हम देखते हैं हमारा जल में कौन से होते हैं? जल में हम देख सकते हैं कि नाव या हमारा जहाज, तो ये सब क्या हमारे जल वाले। थल में हम देखते हैं कैसे कि रेलगाड़ी, बस, मोटरसाइकिल, ये सब हमारे क्या है? ये हमारे थल में उपयोग किए जाने वाले परिवहन हैं। अब हमें यहाँ पर सेकंड दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 5 किलोमीटर में कितने? तो 5000 मीटर होते हैं। झूले पर किसी बच्चे की गति होती है, कौन सी गति होती है वो?
तो वो होती है आवर्ती गति होती है। झूले पर किसी बच्चे की गति को हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति को हम क्या कहते हैं? तो वो भी हमारी क्या होती है? आवर्ती गति होती है। किसी साइकिल के पहिए की गति होती है, कौन सी गति होती है? तो वो कौन सी होती है? वर्तुल गति होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता। वो इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसका कोई मात्रक उपयुक्त नहीं है। ये इससे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के माप मिलते हैं, इसलिए हमारे लिए सूटेबल नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। अब हम देखते हैं कैसे इनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। पहले हमें क्या दे रखा है? मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर किलोमीटर, फिर मिलीमीटर। हम इनको सही क्रम में कैसे लिख सकते हैं? तो हमारा सबसे पहला क्या होगा? मिलीमीटर सबसे छोटा है, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा? सेंटीमीटर, फिर हमारा होगा मीटर, और फिर लास्ट में हमारा होगा किलोमीटर। ये हम इसको ऐसे सही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में कैसे व्यक्त हम कर सकते हैं? तो हम अगर हमें कोई मेजरमेंट लेना है, हमें मीटर में दिया है, तो हम उसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम उसमें क्या करेंगे? हम 100 का इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमारा 1.65 मीटर है, हम उसमें 100 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 165 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें इसे ऐसे ही मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 मिलीमीटर। तो हमारा 1 मीटर बराबर क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? 100 इंटू हम क्या करेंगे? मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर का हम इंटू करेंगे किसमें? 1.65 में। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? 1650 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? ये 1650 मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा, जो मीटर है हमारा। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में कैसे व्यक्त कर सकते? अब हम किलोमीटर में अगर किसी मीटर को चेंज करते हैं तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है? उसमें हमें 1000 से हमें उसको डिवाइड करना होगा। तो हमें क्या दे रखा है? 3250 मीटर है, तो हम उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें 1000 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारे यहाँ पर 3.250 किलोमीटर हो जाएगा। किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल यदि इसके सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। किसी चलती हुई साइकिल के पहिया अथवा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं असमानताएं लिखिए। तो उसमें क्या होती है? समानताएं होती है, क्योंकि वो दोनों किस में होते हैं? वर्तुल गति में होते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर, आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापे तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने के लिए आपको समस्या आएगी। उनमें से कुछ समस्याएं लिखिए। आवर्ती गति के दो उदाहरण लिखिए। हम आवर्ती गति के दो उदाहरण बता सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जो वृक्ष की शाखाएं वो भी क्या करती? इधर उधर लहराती रहती है। ये कौन सी गति होती है? आवर्ती गति कहलाती। और झूले पर किसी बच्चे की गति भी क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। तो हमने यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन के आंसर देखे, और जो मैंने आपको कमेंट करने का बोला है आप वो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर है आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।